हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसी के अंडर ये टॉपिक है न्यूक्लियर पोर का। जब हमने न्यूक्लियर एनवलप के बारे में पढ़ा था, हमने बोला था कि उसके न्यूक्लियर एनवलप के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसी को क्या नाम दिया था? न्यूक्लियर पोर। अब ये बोला गया है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स हैं और उन पोर्स को हम एन्यूलाई भी कहते हैं, विच वेरी फ्रॉम 40 to 145 पर स्क्वायर माइक्रोमीटर इन न्यूक्लिय ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर 40 to 145 न्यूक्लियर पोर्स होंगे पर स्क्वायर माइक्रोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद वाटसन ने 1959 में ये कहा कि जो नंबर है पोर्स का, इन न्यूक्लियर पोर्स का जो नंबर है एक ममेलियन सेल के अंदर, एक मैमल के सेल के अंदर, वो कितना है? एज 10% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो टोटल सरफेस है न्यूक्लियस की, उसमें से 10% जो सरफेस है उस पे क्या है? ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। उसके बाद ये कहा गया देयर में बी 1000 to 10,000 पोर्स पर न्यूक्लियस हो सकते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर 1000 से 10,000 पोर्स तक हो सकते हैं, विच आर अरेंज इन रोज में भी अरेंज हो सकते हैं या फिर क्लस्टर्स में, ग्रुप्स में भी अरेंज हो सकते हैं। अगर हम हर पोर की एक शेप देखें, वो ऑक्टागोनल शेप होगी उसकी, 8 साइड्स वो डिपिक्ट करेगा एंड उसका डायमीटर 120 नैनोमीटर रहेगा और थिकनेस होगी 50 नैनोमीटर। अब अगर हम बात करें जो न्यूक्लियर एनवलप थी, उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स थी, ठीक है। वो 2 मेम्ब्रेन्स जो थी वो हमने पढ़ी थी, एक एक्टोकैरियोथिका थी और एक एंडोकैरियोथिका थी। एक्सटर्नल वाली हमें पता है एक्टोकैरियोथिका, इनर वाली एंडोकैरियोथिका। वो दोनों की दोनों जो न्यूक्लियर एनवलप थी वो कंटिन्यूस थी, वो पूरी की पूरी उसके साथ पहुँच जुड़ रही थी, किसके साथ? न्यूक्लियर पोर के साथ, ठीक है। और जो पोर के आसपास एक प्रोटेनिशियस मटेरियल था जो नॉन मेम्ब्रेनस था, मेम्ब्रेन के साथ रिलेटेड नहीं था, ऐसे साइड पे था उस पोर के साइड पर। वो नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटेनिशियस मटेरियल जो रहा पोर के आसपास, वो मटेरियल प्लस वो जो पोर है, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। तो आपको पूछ सकते हैं न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स क्या होता है? हम क्या बोलेंगे कि जो नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटेनिशियस मटेरियल होता है पोर के अराउंड, एंड पोर इटसेल्फ मेक्स द न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। एन्यूलाई प्लस नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटेनिशियस मटेरियल, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स है, जिसको हम NPC से डिनोट करते हैं, इसके अंदर 4 सेपरेट एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ है। स्कैफोल्ड, सेंट्रल हब और ट्रांसपोर्टर, थिक फिलामेंट्स एंड बास्केट। ये 4 एलिमेंट से ये न्यूक्लियर NPC न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स बना हुआ है। 1 by 1 हम इसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊंगा। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है स्कैफोल्ड, और ये जो स्कैफोल्ड रहता है ये एक मेजर पोर्शन है उस पोर का। जब ये जो पोर का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें मेजर पोर्शन स्कैफोल्ड का है। अब ये स्कैफोल्ड जो है ये स्टैक है, एक स्टैक है जिसके ऊपर 3 रिंग्स हम देखने को मिलती हैं। हमें 3 तरह की रिंग्स का ये स्टैक बना हुआ है। एक साइटोप्लाज्मिक रिंग है, एक सेंट्रल रिंग है और एक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग है। साइटोप्लाज्मिक रिंग नाम से पता चल रहा है, ऐसी रिंग्स जो कहाँ से होंगी? साइटोप्लाज्म की साइड से होंगी, ठीक है।
अगर ये एक न्यूक्लियस है और ये एक सेल है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या होगी, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स, जो फिलामेंट्स आएंगी वो कौन सी होंगी, साइटोप्लाज्मिक। जो अंदर से आएंगी इस तरह से ऐसे ऐसे अंदर वाली, वो होंगी न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग्स। और जो ये पूरी, ये जो सेंटर इसके न्यूक्लियर पोर के ऊपर जो ये आएगी, रिंग आएगी, उसको हम सेंट्रल रिंग के नाम से जानेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक रिंग जो है वो किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक साइट। सेंट्रल रिंग होती है सेंटर की तरफ, सेंटर पोर के बिल्कुल सेंटर में जो रिंग होगी उसको हम सेंट्रल रिंग बोलेंगे। और जो न्यूक्लियस की साइड पे रिंग्स होंगे उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग्स बोलेंगे। हम इसके स्ट्रक्चर को डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे, पहले मैं ये सभी आपको पढ़ा देता हूँ। सेकंड जो एलिमेंट है वो है ट्रांसपोर्टर, जिसका दूसरा नाम सेंट्रल हब। ठीक है, ये भी एक प्रोटेनिशियस रिंग है कंसिस्टिंग ऑफ 2 आयरसेस ऑफ 8 आर्म्स ईच। 8 आर्म्स होती हैं। ठीक है, दो आयरसेस हैं, 2 स्ट्रक्चर्स होंगे, उनके ऊपर 8 आर्म्स होंगी, 8 एक में 8 दूसरे में। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टर किस में हेल्प करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूक्लियर प्रोटीन की, आरएनए की, दोनों साइड्स में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। ये एक ट्रांसपोर्टर, नाम ही क्या है इसका, ट्रांसपोर्टर, जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगा, बोथ द डायरेक्शंस में, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। थर्ड एलिमेंट है थिक फिलामेंट्स रहेंगी, शॉर्ट छोटे छोटे और थिक फिलामेंट्स होंगी जिनका डायमीटर 33 एंगस्ट्रॉम होगा। ये किसकी तरफ होंगी, ये अटैच्ड होंगी उस न्यूक्लियर पोर को टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द पोर। पोर की 2 साइड्स हैं, एक अंदर न्यूक्लियस वाली, एक बाहर साइटोप्लाज्म वाली। साइटोप्लाज्म वाली साइड से कुछ शॉर्ट छोटे छोटे और थिक फिलामेंट्स निकलेंगी। ठीक है, फोर्थ जो एलिमेंट है वो है बास्केट। एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होगा इनर साइड में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे, और इसमें भी 8 फिलामेंट्स होंगी, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 4 ये क्या थे एलिमेंट्स से, स्कैफोल्ड, ट्रांसपोर्टर, थिक फिलामेंट्स और बास्केट। अब हम इनकी डायग्राम को देखते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, जिसमें ये जो बाहर ये हमें दिख रही है ब्राउन कलर की, दिस इज़ न्यूक्लियर एनवलप, जो कि कंटिन्यूस है इस न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कैफोल्ड की, जो कि हमें ब्लू कलर की एक लेयर दिख रही है, ये पूरी इस तरह से होती है इस न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स के ऊपर, स्कैफोल्ड लेयर। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्टर। अब स्कैफोल्ड में हमने पढ़ा था 3 तरह के फिलामेंट से, एक साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट जो ऊपर से दिख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स। ठीक है, बीच में आगे सेंट्रल रिंग और ये आगे न्यूक्लियर रिंग। ठीक है, तीनों तरफ से। इसके बाद था ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर इसमें बताया नहीं है लेकिन वो सेंटर में होगा यहाँ पर। उसके बाद था तीसरा बास्केट, ये रही न्यूक्लियर बास्केट, जहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल्स का, और ट्रांसपोर्टर में जाएंगे, फिर वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, इनको बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में भेजेगा। उसके बाद आ गया न्यूक्लियर फिलामेंट्स। ये थिक फिलामेंट्स हमें दिख रही हैं, ये वाली, ये क्या आ गई, न्यूक्लियर फिलामेंट्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने इसको बनाना है कॉपी के ऊपर, और इसको एग्ज़ाम में भी आएगा तो तभी भी हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका एक और सिंपल डायग्राम है। सो ये रही सिंपल डायग्राम, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें बनाना है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। सो हमने डायग्राम देख ली न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स की।
अच्छा, बास्केट हमने देखी थी जिसके अंदर 8 फिलामेंट्स देखने को मिल रही थी, और ये जो थिक फिलामेंट्स है थर्ड वाला, ये है साइटोप्लाज्म की तरफ। हाँ, तो जो थिक फिलामेंट्स हमने देखी थी वो ये वाली थी, ये वाली जो साइटोप्लाज्म की तरफ थी और जो किसको अटैच हो रही है, साइटोप्लाज्मिक रिंग को। ये बास्केट आ गई, ट्रांसपोर्टर इधर आ गया, स्कैफोल्ड की लेयर ये आ गई। स्कैफोल्ड में 3 तरह की लेयर, एक ये साइटोप्लाज्मिक रिंग, न्यूक्लियर रिंग और बीच में सेंट्रल रिंग यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप आपको अभी ये पूरा क्लियर हो गया हो। नाउ अब हम पढ़ेंगे इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन को, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरह से क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमें पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक सेलेक्टिव इन नेचर है, हाईली सेलेक्टिव है, जो कि हर एक चीज़ को अपने में से पास नहीं करवाती है। बहुत स्पेसिफिक मटेरियल्स को सेलेक्ट करके फिर वो ट्रांसपोर्टेशन करवाती है चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे नॉट अलो सोडियम और पोटेशियम टू एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सोडियम और पोटेशियम आइंस जो हैं उनको अंदर की तरफ एंटर नहीं करवाती है। लेकिन अगर हम बात करें एट द सेम टाइम, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अलो करती है लार्ज राइबोसोम्स को। ठीक है, राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो इन सोडियम पोटेशियम आयन से बड़ा है, उनको नहीं कर रही है लेकिन राइबोसोम्स को पास करवा रही है। तो ये हमें क्या शो करता है कि जो न्यूक्लियर एनवलप है वो बहुत ही सेलेक्टिवली जो है वो सेलेक्टिव इन नेचर है, सेलेक्टिवली चीज़ों को अपने में से पास करवाती है। अब जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का इस न्यूक्लियर एनवलप से वो 2 वेज में होगा। पहला वे न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स से होगा और दूसरा वे थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी न्यूक्लियर पोर है जिससे चीज़ें अंदर बाहर जाएंगी, वो एक पोर है, एक एरिया है। ठीक है, और एक मेम्ब्रेन है जो खुद एक मेम्ब्रेन है जो खुद भी अपने में से चीज़ों को पास करवा रही है। तो 2 वेज से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज थ्रू न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। सो जो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स है ये रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस को बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चीज़ें जाएंगी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आएंगी। सबसे पहले ये आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर मूवमेंट होगी टीआरएनए की, एमआरएनए की और जो न्यूली फॉर्म्ड राइबोसोम्स हैं उनकी। लेकिन एट द सेम टाइम इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ एक्टिव राइबोसोम्स। एक्टिव राइबोसोम्स हो गए जो बाहर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, दे आर एक्टिव राइबोसोम्स। वो अंदर ना आ जाए, वो न्यूक्लियस के वापस अंदर ना आ जाए, उनको प्रिवेंट करता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स है ऑल्सो ये किसको करवाता है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस को चाहिए वो साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं और वहाँ से वो प्रोटीन्स अंदर आ रहे हैं। समझ आ रही है कि न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स इनवर्ड मूवमेंट किसके करवा रहा है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स की, और आउटवर्ड मूवमेंट किसके करवा रहा है, टीआरएनए की, एमआरएनए की और न्यूली फॉर्म्ड राइबोसोम्स की। ठीक है, अब हम बात करें जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और हाइड्रोफिलिक होते हैं। सो ये आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लिपिड बायलेयर से पास नहीं हो सकते। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इसीलिए बोला गया है, वाटर लविंग। जो वाटर लविंग होगा वो लिपिड से दूर भागेगा, वो लिपिड्स के पास नहीं जाएगा, लिपिड से दूर भागेगा। तो इसीलिए ये मेम्ब्रेन इन आरएनएस को पास नहीं करवा सकती। दैट्स वाई जो आरएनएस हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ये न्यूक्लियर पोर से ही क्या होते हैं, पास होते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म से, जिसमें कुछ कैरियर्स लगते हैं। उन कैरियर्स की हेल्प से ये जो आरएनएस हैं ये उस न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में आते हैं वाया न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स। सो नेक्स्ट इज एक्सचेंज डायरेक्टली थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किस तरह से
एक्सचेंज होगा। जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, सक्रोज, ग्लाइसरोल, न्यूक्लियोटाइड्स, इवन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पास हो जाती हैं। पैसिव भी होती हैं और एक्टिवली भी होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आई थिंक आपने 4th सेमेस्टर में बॉटनी में पढ़ी थी। तो एक्टिवली और पैसिवली दोनों वे से ये चीज़ें उस मेम्ब्रेन से पास हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट के अलावा जो न्यूक्लियर एनवलप है और क्या काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन तो कर रही है लेकिन साथ ही साथ इट मेंटेन्स द शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड कीप्स द न्यूक्लियर कंटेक्ट इन प्लेस एंड प्रिजर्व्स द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है स्कैटर कर जाएगा। ठीक है, ये क्या करती है, उस जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल करके रखा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है और न्यूक्लियर कंटेंट्स को अपनी जगह पर बनाए रखा है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियर और क्रोमैटिन फाइबर। जितना भी क्रोमैटिन फाइबर जो है प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी ये सरफेस देती है। उस सरफेस के साथ ये जो मटेरियल है ये जुड़ा रहता है। हमने पढ़ा था न्यूक्लियर लैमिना जब हमने पढ़ी थी, उसके साथ ये न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो जुड़ा रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपको इन फ्यूचर और भी वीडियोस में डालता रहूँगा और आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। सो थैंक यू गाइस।